यह कहानी है देव और उसकी माँ सावित्री देवी की। एक ऐसी कहानी जो हमारे समाज के उस कड़वे सच को बयां करती है जहां बच्चे अक्सर तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन हाथों को छोड़ देते हैं जिन्होंने उन्हें चलना सिखाया था। तो देव का बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की तंग गलियों में बीता था। जब वह मजा 7 साल का था तब उसके पिता का साया सिर से उठ गया। पूरे गांव ने सावित्री देवी से कहा था, अब इस बच्चे को किसी दुकान पर बिठा दो तो 2 पैसे कमाएगा तो घर चलेगा। लेकिन सावित्री की आंखों में कुछ और ही सपना था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरा बेटा पढ़ेगा, वो बड़ा साहब बनेगा। सावित्री देवी ने गांव के जमींदार के खेतों में काम करना शुरू किया, लोगों के घरों में चौका बर्तन किया और यहाँ तक कि कड़कड़ाती ठंड में भी सुबह 4 बजे उठकर दूसरों के खेतों से सब्जियां तोड़कर बाजार ले जाती थी। देव को याद था कैसे उसकी माँ के हाथों में छाले पड़ गए थे, बीमारियां फट गई थीं। जब भी देव कहता, माँ तुम इतना काम मत करो, सावित्री देवी मुस्कुराकर अपनी फटी साड़ी के पल्लू से उसका माथा पोंछती और कहती, तू बस पढ़ बेटा, मेरी सारी थकान तेरी तरक्की देखकर दूर हो जाएगी। देव पढ़ने में बहुत तेज था। माँ की मेहनत का ही असर था कि उसने 12वीं में जिले में टॉप किया। फिर उसे दिल्ली के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। जब वो गांव से शहर के लिए निकल रहा था तब सावित्री देवी ने अपनी सालों की जमा पूंजी, जो उन्होंने एक पुराने कपड़े में बांधकर चावल के डिब्बे में छुपा रखी थी, देव के हाथ में रख दी। बेटा शहर बड़ा है, वहाँ खुद को छोटा मत समझना, मन लगाकर पढ़ना और कभी खाली पेट मत सोना। देव की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैर छुए और वादा किया, माँ एक बार मेरी नौकरी लग जाए बस, फिर मैं तुम्हें इस गरीबी से दूर ले जाऊँ। दिल्ली की रफ्तार और चकाचौंध देव के लिए बिल्कुल नई थी। शुरुआत में वो हर रोज माँ को फोन करता था, घंटों बातें करता, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई का बोझ, नए दोस्तों और शहर की हवा उस पर चढ़ने लगी। अब फोन हफ्ते में 1 बार होने लगा और फिर महीने में 1 बार। सावित्री देवी आज भी उसी पुराने कीपैड वाले फोन को छाती से लगाकर बैठती, इस आस में कि कब उनके देव का फोन आएगा। 4 साल बीत गए। देव को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। उसका पैकेज लाखों में था। उसने गांव को फोन किया। सावित्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे गांव में दिए जलाए, मानो दिवाली हो आज ही। कुछ महीनों बाद देव ने माँ से कहा, माँ मैं अब बेंगलुरु शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला है, तुम भी मेरे साथ चलो। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपना छोटा सा बोरिया बिस्तर समेटा, पति की एक पुरानी धुंधली तस्वीर ली और बेटे के साथ बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु का वह फ्लैट बेहद खूबसूरत था। संगमरमर के फर्श, कांच की खिड़कियां और हवा से बातें करता हुआ 14वां माला था। लेकिन उस 14वें माले पर सावित्री देवी खुद को एक पिंजरे में बंद महसूस करने लगी। देव दिन रात काम में व्यस्त रहता, सुबह 7 बजे निकलता और रात को 11 बजे लौटता। कुछ समय बाद देव की जिंदगी में नेहा आई। नेहा एक आधुनिक शहर की लड़की थी। दोनों ने शादी कर ली। नेहा के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सावित्री देवी की सादगी, उनका जमीन पर बैठकर खाना खाना और उनकी गमई भाषा नेहा को खटकने लगी। एक दिन घर पर देव के बॉस और कुछ बड़े दोस्त पार्टी के लिए आए थे। सावित्री देवी आदत के मुताबिक शहर के लिए चाय और नाश्ता लेकर ड्राइंग रूम में गई। उनके पैर में गांव की बिछियों के निशान थे और साड़ी साधारण थी। नेहा ने उन्हें देखते ही अजीब सा मुंह बनाया। देव ने भी झेंपते हुए कहा, माँ आप अंदर जाकर आराम करो, सर्वेंट सब देख लेगा। उस रात देव ने अपनी माँ से कहा, माँ जब मेरे दोस्त आया करें तो आप अंदर ही रहा करो, थोड़ा अजीब लगता। वह शब्द सावित्री देवी के लिए आर पार हो गए।
जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी पहचान दांव पर लगा दी थी, आज वही बेटे को उनके होने से अजीब सा लग रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर हिला दिया। समय बीतता गया। सावित्री देवी अब उस आलासीन घर के एक कोने वाले कमरे में सिमट कर रह गई थी। कोई उनसे बात नहीं करता था। देव अपनी दुनिया में अपनी पत्नी और नए बच्चे के साथ व्यस्त था। माँ की बीमारी, उनके घुटनों का दर्द, सब उस घर के शोर में दब गए। एक दिन सावित्री देवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए गौरैया के एक जोड़े को देखा जो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। जैसे ही बच्चे उड़ना सीख गए, वे माँ बाप को छोड़कर नीले आसमान में खो गए। सावित्री देवी मुस्कुराई, उनकी आंखों से एक आंसू टपका। उन्होंने समझ लिया था कि उनका किरदार अब देव की जिंदगी में खत्म हो चुका। अगली सुबह जब देव सोकर उठा तो उसने अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। वो उनके कमरे में गया। कमरा बिल्कुल साफ था। बिस्तर पर चादर शकीले से बिछी हुई थी। मेज पर एक छोटा सा पुराना कपड़ा और एक चिट्ठी रखी थी। देव ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। चिट्ठी में माँ की फूटी टूटी लिखावट, मेरे प्यारे देवू, मुझे बड़ा साहब बनते देखना ही मेरी जिंदगी का इकलौता सपना था जो पूरा हो गया। अब इस बूढ़ी माँ की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। तू अपनी दुनिया में खुश रहे। मुझे शहर की बंद हवा में दम घुटता था, इसलिए मैं वापस अपने गांव जा रही हूँ। वहाँ मेरे पिता की यादें और मेरा खुला आसमान। यह जो कपड़ा है इसमें 5,000 रुपये है। यह मेरी उस पेंशन के पैसे हैं जो सरकार से मिलती थी। मैंने इन्हें खर्च नहीं किया। सोचा कभी तेरे बच्चे के काम आएंगे। खुश रहना मेरे लाल, माँ हमेशा तुझे दुआ देगी। चिट्ठी पढ़ते ही देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अतीत की सारी तस्वीरें उनकी आंखों के सामने तैरने लगी। माँ का फटी साड़ी पहनना, भूखे पेट सोकर उसे दूध पिलाना, कड़कड़ाती ठंड में काम करना। उसने चारों तरफ देखा। वो आलीशान फ्लैट उसे एक शमशान की तरह लगा, जहाँ सब कुछ था, बस उसकी माँ की ममता नहीं थी। वह तुरंत दौड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। उसने हर प्लेटफॉर्म छाना, हर ट्रेन में ढूंढा, लेकिन सावित्री देवी कहीं नहीं मिली। वह घुटनों के बल स्टेशन पर ही बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। आज देव के पास गाड़ी थी, बंगला था, बैंक बैलेंस था और समाज में इज्जत थी, लेकिन जो चीज़ उसने खोदी थी वो दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदी जा सकती थी। एक माँ का निस्वार्थ प्यार। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता हमारी ज़मीन होते हैं। हमारा आसमान छूने की चाह में कभी अपनी ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब आसमान से पैर फिसलते हैं तो शरण केवल ज़मीन ही देती है। अपनी कहानी पूरी होती है। तो प्लीज़ इस चैनल